some kind of methodology. So after reading the literature review, after going through the literature review, you will find out that what is the first the relevant literature and उसका framework जो है, अपना काम जो आप आगे करने वाले हैं. जैसे आज हमारा 9:10 पर एक सेशन है, तो वो पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है. सर ने 30 दिन पहले डिसाइड किया, एक दिन डिसाइड किया, मेरा नाम लिखा, ये आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंची. वैसे पीएचडी इज ए वन और द अदर वे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस. तो जब आप अच्छा लिटरेचर पढ़ लेते हो तो आपके पास जो है ना कि आने वाले 3 से 4 साल में, 5 साल में आपको करना क्या है, उसके एक फाउंडेशन अपने आप तैयार हो जाती है, उसके एक स्टेप्स अपने आप तैयार हो जाते हैं. इट विल प्रोवाइड द जस्टिफिकेशन. आप ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी रिसर्च करना चाहे वो कर सकते हैं. ऐसा हो सकता है आप कहो कि आई वांट टू रिसर्च ऑन लेट्स सपोज गांधी. ओके, इट इज ओके फॉर यू, बट गांधी के ऊपर इतना लिखा जा चुका, आप नया क्या लिख देंगे? आप कहो कि जैसे फिलॉसफी है, फिलॉसफी ऐसे सब्जेक्ट, वो अब बहुत ही कम लोग जो है ना उस डोमेन में जा रहे हैं. व्हाई? क्योंकि ऑलरेडी फिलॉसफी के ऊपर इतना काम हो चुका कि देयर इज नथिंग टू ऐड, देयर इज हार्डली एनीथिंग टू ऐड, and it provides the critical evaluation part. Should I move to the next slide? Is it hello? Yes sir, yes you are audible. जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से ऑडिबल भी हैं और विजिबल भी हैं. जी जी. Why literature review matters? First of all, the knowledge, the real knowledge, intellectual mapping, as in नॉलेज अवेलेबल क्या है अभी आपके पास रिसर्च पेपर्स के रूप में, किताबों के रूप में, ऑनलाइन प्रिंटेड मटेरियल क्या अवेलेबल है, और उस पर्टिकुलर डोमेन में कौन की कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, तो वो जानने के लिए आपको मदद मिलेगी. गैप्स जानने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, जस्ट बिकॉज यू हैव टू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर गैप, रिसर्च गैप, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर रिसर्च. कि अब तक जो रिसर्च हुई है उसमें ऐसा कौन सा पॉइंट है जो रिसर्चर ने छोड़ दिया. समटाइम्स व्हेन यू रीड द रिसर्च पेपर, व्हाट हैपेंस इज इवन द रिसर्चर्स एक थीसिस में बताते हैं कि बिकॉज ऑफ द माय टाइम कंस्ट्रेंट, आई हैव 3 or 4 years of life or 5 years of life, I have done this much of work, but I would recommend the future researchers on to look on to this new phenomena or this phenomena जो मैं छोड़ गया. तो it is always better to read research papers which are published as in मतलब recently published हुए हैं, rather than reading a research paper which has been published 30 years back or 20 years back. For a foundation of your theory, those research papers are okay, but to have a practical research कि अभी मेरे को क्या रिसर्च करनी चाहिए, उसके लिए आप रिसेंट रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर होगा. मैथोलॉजिकल आपको इंसाइट मिल जाएगी, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट हैज अ डिफरेंट मैथोलॉजी. एवरी सब्जेक्ट जो है ना, अब आप सोचिए कि स्पोर्ट्स पर्सन अलग तरीके, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग है, वैसे हर फील्ड ऑफ नॉलेज का काम करने का अपना अलग तरीका है. साइटेशन लिखने का अलग तरीका है, थीसिस लिखने का अलग तरीका है. तो आपको क्या पता चल जाएगा जब आप ज्यादा रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको कि किस मैथोलॉजिस्ट से लोगों ने रिसर्च की है. तो इट क्रिएट्स ए मेंटल मैप. आई थिंक इट क्रिएट्स ए मेंटल स्कैनिंग हो जाएगी कि मुझे भी लगभग इसी 4-5 चीजें जो हैं, जो सब कर रहे हैं, उसी तरीके से अपने रिसर्च को स्ट्रक्चर करना है. एंड इट प्रोवाइड्स द क्रेडिबिलिटी. आपकी कमांड ज्यादा बढ़ जाएगी आपके सब्जेक्ट के ऊपर, एंड द इंफॉर्मेशन दैट यू कम अप विद, इट इज अ वेरी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन. Should I move to the next slide? Okay, I'll okay. So what are the sources of literature review? Primary sources as in the original research paper first, and data आपके पास है, peer review articles है, raw database है जो अभी कलेक्ट किया गया है, historical documents, जैसे कोई भी ऐसा पत्राचार हुआ है पहले, क्या लेटर लिखे गए हैं, तो उस प्रकार का डाटा जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन सकता है. सेकेंडरी सोर्स इज एनी इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस, या एनालिसिस आप कर चुके, जो जैसे मान लो एक थ्योरी थी, उस थ्योरी पे एम्पिरिकली काम हुआ, यानी एक किसी आदमी ने जैसे एक मोबाइल का जो कॉन्सेप्ट था, ऐसा बोला जाता है कि निकोला टेस्ला ने व्हेन ही वाज इन 1890 और 1900 के अंदर, मतलब निकोला आई थिंक डाइड इन 1946, तो उसी समय पे मोबाइल नाम की एक चीज होगी भविष्य में, ऐसा उन्होंने तब सोच लिया था, पर करने वाले लोग काफी अलग हुए. तो खैर, जब आप कोई भी इंटरप्रिटेशन को पढ़ते हैं या दूसरे सोर्सेज से या लिटरेचर रिव्यू पेपर्स पढ़ते हैं या मेटा एनालिसिस
calculative, what I will say, that it is an amalgamation of thousands of paper, put it into some mathematical domain, as in tabular format के अंदर की tertiary, as in the compilation of indexes of all the primary and secondary sources. It is मतलब एक thesis भी देखा जाए तो tertiary source बन जाता है एक समय के बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि you are compiling the first hand information and the secondary information as well. Yeah. So strategic use, as in a good review will have a compilation of all the three aspects. Next slide. So choosing a PhD topic, first of all, उस फील्ड में काम करो, उस चीज में काम करो जहां मन लगता है. I was working in a private company, मन नहीं लगता था. अभी I am working in teaching, अच्छा लगता है. मतलब it is quite difficult a job. जितने भी टीचर्स वो बताएंगे कि it is quite a difficult job because of certain reasons. तो आप टॉपिक भी जब सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको उस टॉपिक के साथ 3, 4, 5, 6 साल बिताने पड़ सकते हैं, तो ट्राई टू, अगर लेट सपोज आप दलित लिटरेचर को लेकर या कुछ उस सेगमेंट में कुछ करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए उसी एस्पेक्ट में, या वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ करना चाहते हैं, एंड ट्राई टू चूज अ टॉपिक which can contribute anything to the society. I would say that don't do research for the sake of doing a research and getting a degree. I don't like such, personally it is a subjective opinion, I don't like doing research for the sake of getting a degree. Doctorate का नाम के आगे लग जाएगा, दुनिया तारीफ करेगी. You are not solving any problem of the society if you are doing such kind of thing. Research gap, try to find unexplored area which provide an potential, they have कि original contribution हो कुछ ना कुछ. टॉपिक जब आप चूज कर रहे हो तो ऐसा टॉपिक एकदम ही बहुत नया कर लिया, उसके ऊपर लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं है, सोचिए आप, तब भी दिक्कत हो जाएगी कि आपने ऐसा टॉपिक चूज कर लिया जिसके ऊपर कुछ लिखा ही नहीं गया, तो भी दिक्कत है, क्योंकि आपके पास लिटरेचर रिव्यू अवेलेबल नहीं होगा. तो फिजिबिलिटी क्या है कि मतलब कितना डाटा अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि द थिंग इज दैट यू कैन आल्सो डू, बट देन यू हैव टू प्रोपाउंड ए थ्योरी, देन यू हैव टू राइट a new theory altogether which is not available in the world, and which is quite a hard task, which goes into the subjective domain altogether. What is the scholarly relevance? What is the most important part, reason why we are doing research is scholar या academics में आपका contribution क्या है, आप क्या contribute कर रहे हैं. 1 second, can I take a call? I think it is from Swiggy. 1 second only. Hello. हाँ सर, आप एक उनको गार्ड साहब को दीजिएगा, एक सामने गार्ड साहब होंगे. हेलो, हाँ आप उनको दीजिएगा, हाँ उनको दीजिएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू. या नेक्स्ट स्लाइड. How to create a PhD synopsis. What is a synopsis and what is a thesis? First of all, we should also understand our research proposal for that sake. So one or the other way, research proposal is not synopsis is not your thesis. Research proposal में you go with a rough idea. आपको कुछ नहीं पता, सच में आपको कुछ नहीं पता. The people who are doing research, they know a bit of it. It is a very tough field to be in. The thing is, synopsis में क्या होता है कि आपका जो thesis होता है, आप उसी के जैसे टेबल ऑफ कंटेंट आपने बता दिया, आपने थोड़ा बहुत summary. It is a PhD synopsis is nothing but a summary of some 200 pages. So your synopsis will be something around 40 pages, not explaining everything but providing the results, as in आपके जो मेन रिजल्ट आए हैं आपने उनको डायरेक्ट बता दिया rather than explaining. जैसे होता है कि आपने डायरेक्ट मैथमेटिक्स में आप एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिए, आंसर लिख दिया, स्टेप वाइज जो है वो पूरा स्टेप आप कैसे आंसर तक पहुंचे वो नहीं किया. बट होगा क्या, अगर आप जब थीसिस में जाओगे तो आपको सब कुछ वो मार्किंग होती है ना, कि मतलब यू हैव टू ईच स्टेप विल प्रोवाइड ए मार्क. तो थीसिस इज नथिंग बट वन और द अदर वे, इट इज लाइक कि आप जो है ना उसको और वाइडन करके चीजों को बता रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रिसर्च प्रॉब्लम शुड बी वेरी क्लियर. लोगों को 3 साल 2-3 साल मैंने बिताते हुए देखा है ओनली टू फाइंड ए रिसर्च प्रॉब्लम. So the thing is, thank you. So the thing is, finding a research problem is a
very it's a very difficult task to, just because in the first step what most of the guide will do is throwing you under the bus kind of thing, as in read everything which is possible, and then after reading so much, the thing is you will come to a conclusion that these are 6 or 7 or 8 topics which I want to work upon. Then एक funnel approach होगी, फिर आप और कम करोगे और कम करोगे और कम करोगे, फिर you reach to a particular research problem that will create the research topic that you are going to frame. It provides the structured framework कि आपने लिटरेचर रिव्यू, आपका स्टेट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस मेथोलॉजी से रिसर्च कर रहे हैं, और आपका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या था या क्या आ चुका है. आपके जो मेथोलॉजिकल, आपके मतलब जो द कॉन्क्रीट मेथड्स दैट यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च डिजाइन, आपका डिजाइन क्या है, आपने टूल्स कौन से यूज किए हैं, आपने डाटा के जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से आपने डाटा उठाया है. प्लीज believe me, or please listen to me this thing very carefully. If you are a very hardworking person, go to research. If you are very structured in your life, go for research. Research only wants you to be structured. At the end of the day, it will change your life like anything. But after your PhD is done, you know what to do, you know what not to do in your life as well after you complete your PhD. And it will provide the scholarly significance, which the theoretical, practical part, and the contribution to the policy, whether it can contribute, it can change the policy of the country as well. So a PhD has a power to change the policies of a nation altogether. Might be a chance you might change the policies, like जैसे कंपनी लॉ, कुछ तो लॉ है वो आप चेंज कर सकते हो. सो यू हैव ए वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर डूइंग ए पीएचडी. अब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं. इट इज नॉट माय सब्जेक्ट, फॉर दैट सेक इंग्लिश इज नॉट माय, मतलब इंग्लिश लिटरेचर आप राहुल सर से जो है वो ज्यादा समझ पाएंगे, बट यू कैन सी सम ऑफ द दिस examples which are over there, as in the study of cultural identity, so that people after उनको जब इंडिपेंडेंस मिला होगा, पोस्ट कॉलोनियल जब ब्रिटिशर्स गए होंगे, तो they might be trying to find the identity, just because a culture has been lost in the transition period when कोई आक्रांता आके अगर आपके ऊपर कुछ समय रहता है, तो to maintain the cultural identity that you have earlier. So these are some of the topics I think you can exploring environmental concerns in modern and classical texts. पहले के लोग कैसे environment के बारे में, जैसे हमारे हिंदू टेक्स्ट में या फिर वैदिक टेक्स्ट में काफी पूजा जो है, पूजा प्रार्थना प्रकृति की बहुत उसको महत्व दिया गया है. तो दैट यू कैन, और मॉडर्न के अंदर किस तरीके से दिया जाए, जेंडर और लैंग्वेज के ऊपर यू कैन रिसर्च. एंड डिजिटल लिटरेचर, आज के समय द लिटरेचर विच इज अवेलेबल, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर दैट वी आर स्टडिंग इज नथिंग बट ए डिजिटल लिटरेचर, which is nothing but not nothing, but it is not a very right kind of information that we are grasping. So try to even if you try to have a better algorithm, I would say that whatever the information that you are studying from the digital aspect, even the reels and everything, try to have a better algorithm. PhD topics in Hindi literature, तो आधुनिक और स्वतंत्रोत्तर हिंदी साहित्य में महिला केंद्रित आख्यानों का विश्लेषण, या दलित साहित्य, या आधुनिक हिंदी कथा साहित्य, या आप भाषिक प्रतिनिधित्व जो है उसके ऊपर आप पीपल कैन वर्क. ट्राई टू हैव ए टॉपिक व्हिच हैज बीन रिसर्च्ड, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल. ट्राई टू मेंटेन ए बैलेंस. बहुत ज्यादा पढ़ा जा चुका तो आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, बहुत कम पढ़ा जा चुका तो भी आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर आपको मतलब आपको ही सब कुछ करना है. इट इज लाइक कि पूरा कंपनी आपको डायरेक्ट सीईओ बना दिया गया है. तो द थिंग इज ट्राई टू फाइंड ए बैलेंस, कि मतलब बहुत ज्यादा ना और बहुत कम लिटरेचर अवेलेबल ना हो. इकोनॉमिक्स में climate economics, as in the 17 SDGs which are over there, so carbon markets or sustainability policies which are over there, so that you can study inequality and growth in terms of like the income disparity between the people, especially in terms of the countries which are like developing countries. So
long-term development plans of a country, behavioral finance, like the cognitive bias while you are making any decision. Though there's this picture over there, I think everyone should read this book if they want to be at least financially independent. The Psychology of Money by Morgan Housel. So I was thinking to suggest this book anyhow over to all the people. So if you want to, all of us want to have money, earn money at least. So that तो मैं आपको एक और बात बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इस जब हमारे पास टाइम रहेगा. And digital economy, as in the cryptocurrency and all the fintech and all the HR tech, all the technical aspects. So you can global system in the contribution kya hai, so that can also be done. Topics in commerce could be your corporate governance, fintech innovation, forensic accounting, CSI and ethics, which is being most of the people are doing research in CSR and ethics, and most of the work in, I think, in the domain of management is going towards the behavioral science. That one or the other way you cannot take that topic out of the context altogether. Like you have to take the behavioral science anyhow. So the theory of cognitive dissonance and theory of planned behavior, there are so many theories of behavior. आप कुछ ना भी करोगे तो मैक्सिमम टाइम पे ये थ्योरीज आ ही जाएगी. पॉलिटिकल साइंस में some of the examples are there. I'll just